Good morning, class. Hope you are all fine. Continuing on our unit of tensors. Today we will study about rank of a tensor. What we mean by rank of a tensor या प्रदिश की कोटि, इसका क्या मीनिंग है। तो इस टर्म का हम यूज़ पिछले लेक्चर्स में भी करते रहे हैं और इसके बारे में आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किसी दिए गए प्रदिश में विविध सूचकांकों की संख्या उसकी कोटि कहलाती है। टेंसर का रैंक क्या होता है? विविध सूचकांकों की संख्या। जैसे ये मान लो कोई टेंसर है तो इस पे विविध सूचकांक कितने हैं? 2 हैं, आई जे। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक 2। इसके अलावा हम इसके बारे में और क्या जानते हैं कि ये जो सूचकांक हैं ये मूर्धांक के रूप में है, यानी ये ऊपर लगे हुए हैं। तो ये कौन सा टेंसर है, कौन सा प्रदिश है? ये एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है या प्रतिचर प्रदिश है। तो हम ओवरऑल इसको क्या कहेंगे पूरी तरह से कि दिस इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, 2 कोटि का प्रतिचर प्रदिश। इसी तरह से अगर हम ये एक टेंसर लें तो इसमें विविध सूचकांक डिफरेंट इंडेक्स कितने हैं? 3 इंडेक्स हैं, आई जे और के। तो दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3, दिस इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3। एंड ये कौन सा टेंसर है? ये एक सहचर प्रदिश है क्योंकि इसमें पादांक हैं। तो दिस इज ए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3। एक और अगर हम एग्जांपल लें, आई जे के एल एम, तो इसमें कितने डिफरेंट इंडेक्स हैं? 3 इंडेक्स जो कि मूर्धांक के रूप में है, 2 इंडेक्स जो कि पादांक के रूप में है। तो टोटल इंडेक्स कितने हो गए? 5। तो इसमें विविध सूचकांकों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 क्या हो गया इसका? इसकी कोटि हो गई। और ये कैसा प्रदिश है? ये एक मिक्स्ड टेंसर है, मिश्रित प्रदिश है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के सूचकांक हैं, प्रतिचर सूचकांक भी है और सहचर सूचकांक भी है। तो ये कैसा टेंसर है? दिस इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 5, पंचम कोटि का मिश्रित प्रदिश ये कहलाएगा। अब इसमें हमने विविध शब्द लगाया है। विविध का मतलब वो डिफरेंट होने चाहिए, उसमें वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे हमने मान लो एक ये टेंसर लें, ए आई जे के एल। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि आई जे के ये सूचकांक तो ऊपर हैं और के और एल ये सहचर सूचकांक हैं, यानी नीचे हैं। इनमें भी हम देखते हैं कि के जो इंडेक्स है वो 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। एक बार तो वो मूर्धांक के रूप में रिपीट हो रहा है और एक बार वो पादांक के रूप में रिपीट हो रहा है। यानी ये ऐसा सूचकांक क्या कहलाता है? जो सूचकांक किसी राशि में या किसी प्रदिश में 2 बार प्रयुक्त हो, एक बार मूर्धांक के रूप में और एक बार पादांक के रूप में। तो ऐसे सूचकांक को क्या बोलते हैं? मूक सूचकांक। आपको मैंने बताया था ऐसा सूचकांक क्या कहलाता है? मूक सूचकांक या डमी इंडेक्स कहलाता है। तो इसमें के जो है
वो डमी इंडेक्स के रूप में है। तो प्रदिश की कोटि की जब हम गणना करते हैं या किसी टेंसर का रैंक अब जब हम निकालते हैं तो मूक सूचकांक को काउंट नहीं किया जाता है। मूक सूचकांक को हम रैंक में काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें मूक सूचकांक है के, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कोटि कितनी हो जाएगी, आई जे एल, यानी 3 सूचकांक हो गए, विविध सूचकांक। यहां देखो ये इस वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आ गया। विविध का क्या मतलब है, अलग अलग, डिफरेंट। तो आई जे और एल जो अकेले अकेले हों, और के मूक सूचकांक है, इसको छोड़ देंगे। यानी टोटल सूचकांक वैसे तो 5 है ना, इसमें से मूक सूचकांक यानी ये के ये निकल जाएंगे, तो ये कितना रह जाएगा 3। तो ये जो टेंसर है ये इसका रैंक 3 ही होगा, यानी 3 होगा। तो हम कह सकते हैं किसी दिए गए प्रदिश में यदि कोई मूक सूचकांक हो, डमी इंडेक्स हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है। इट इज नॉट टू बी काउंटेड। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लें, ए एल एम एम। तो बताइए इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि होगी 1 क्यों होगी, जबकि इंडेक्स अपने को 3 नजर आ रहे हैं, क्योंकि m जो है इसमें रिपीट हो रहा है, एक बार मूर्धांक के रूप में, एक बार पादांक के रूप में, यानी ये डमी इंडेक्स है, मूक सूचकांक है। वी हैव टू लीव दिस इंडेक्स, और जब हम इसको छोड़ देंगे तो केवल एक इंडेक्स बचेगा l, और इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ओनली 1। सम मोर एग्जांपल्स, A L M N P। इसमें चारों इंडेक्स विविध ही हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो गई, 4। दिस इज ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 4। अगेन A I J K L J M, कितनी कोटि हुई इसकी, इसमें देखो कोई रिपीट हो रहा है, जे इज डमी इंडेक्स है, ये एक मूक सूचकांक है, हम इसको छोड़ देंगे। तो 1 2 3 L और M 4, इसकी कोटि हो गई 4। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी टेंसर का रैंक क्या है ये पता लगा सकते हैं। तो आपसे ये कहा जाए कि प्रदिश की कोटि को परिभाषित कीजिए, तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी दिए गए प्रदिश में विविध सूचकांकों की संख्या उस प्रदिश की कोटि कहलाती है। उसके अलावा एक चीज और ऐड कर देंगे कि यदि दिए गए प्रदिश में कोई मूक सूचकांक हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम प्रदिश की कोटि को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके फिर 1-2 एग्जाम्पल हम दे देंगे, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो ऑफन रिपीट होता है कि सिद्ध कीजिए कि क्रोनेकर डेल्टा, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डेल आई जे, एक 2 कोटि का द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ये क्वेश्चन आता है प्रूव करना कि सिद्ध कीजिए क्रोनेकर डेल्टा डेल आई जे एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। अब हमें ये पता है कि प्रदिश वो होता है जो एक निश्चित रूपांतरण नियम का पालन करता है। अगर कोई राशि, दी गई राशि प्रदिश है, तो अगर वो एस तंत्र से एस डैश तंत्र में रूपांतरित हो रही है तो उसे एक दिए गए निश्चित रूपांतरण नियम का पालन करना चाहिए। और
इस रूपांतरण नियम में भी क्या होना चाहिए कि वो द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के रूपांतरण नियम का पालन करे। और मिश्रित कोटि का रूपांतरण नियम हमने आपको कल वाले लेक्चर में बताए थे, है ना। तो हम क्या करें, हम ये मान के चलें कि भाई ये क्रोनेकर डेल्टा वास्तव में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, हम ये मान लेते हैं। तो ये क्रोनेकर डेल्टा ये हम मान लेते हैं राशि एस तंत्र में है, ठीक है। अब इसको हम रूपांतरित कर दें किसमें, एस डैश तंत्र में। और एस डैश तंत्र में रूपांतरित होकर मान लो ये क्या हो जाती है, बार लगाते हैं अपन एस डैश में, क्या लगाते हैं तंत्र में, उस राशि के ऊपर बार लगा देते हैं और इंडेक्स कुछ और ले लेते हैं अपनी तरफ से। मान लो हमने ले लिए पी क्यू। ये ध्यान रखना है, अगर ऊपर एक इंडेक्स है तो एक ही ऊपर लेना है, नीचे है एक तो नीचे लेना है। तो ये एस तंत्र की राशि है, हमने मान ली है, और रूपांतरित होकर एस डैश में मान लो ये राशि हमें प्राप्त होती है। अब इनका रूपांतरण नियम क्या होगा, अगर ये द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है तो देखो एस डैश वाला तो हम इधर लिख देते हैं, आपको पता ही है, डेल बार पी क्यू, और एस तंत्र का इधर लिख देते हैं डेल आई जे, ठीक है, ये अपने को पता है। अब यहां पर क्या आएंगे, आंशिक अवकलज आएंगे। कितने आएंगे, क्योंकि दो इंडेक्स है तो दो ही आएंगे। और वो कैसे लिखते हैं हम, पी इंडेक्स ऊपर है तो ये ऊपर ही आता है, कल हमने बताया था, डेल एक्स बार पी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई है वो नीचे आ जाएगा, डेल एक्स आई। फिर नीचे जो है वो नीचे ही आता है तो डेल एक्स बार क्यू, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होता है वो ऊपर आता है तो डेल एक्स जे। तो अगर डेल आई जे द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है तो उसे इस रूपांतरण नियम का पालन करना चाहिए। तो मान लो ये इस रूपांतरण नियम का पालन करता है और ये एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड देखें तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो तभी अस्तित्व में रहेगी जब इस क्रोनेकर डेल्टा में क्या हो, आई बराबर जे हो। क्योंकि अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे तो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन से ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो पूरी राइट हैंड साइड ही जीरो हो जाएगी, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है कि आई इज इक्वल टू जे, किसमें, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वी मस्ट हैव आई इज इक्वल टू जे, और आई इज इक्वल टू जे लेते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिख देंगे, डेल बार पी क्यू इज इक्वल टू डेल एक्स बार पी, है ना। और आई बराबर जे किया है हमने तो आई की जगह क्या लिख दे देंगे, जे, और ये जे एज इट इज अपॉन डेल एक्स बार क्यू, और ये तो 1 हो ही गया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आ गया, डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू, ठीक है। अब ये क्या है, ये एस डैश एक्स बार क्या है, ये एस डैश तंत्र में निर्देशांक है, एस डैश तंत्र के में निर्देशांक है, यानी एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3 डायमेंशनल है तो 3 ही होंगे, n डायमेंशनल है तो अप टू एक्स बार n। और ये आंशिक अवकलज क्या है, मान लो p बराबर अपन 1 लें तो x बार 1, और q बराबर 2 लें तो x बार 2, तो x बार 2 के सापेक्ष x बार 1 में परिवर्तन। अब अपने को ये पता है कि ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र राशियां होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। तो x बार 2 के सापेक्ष x बार 1 में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये निर्भर ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब भी p और q डिफरेंट होंगे तो
इस आंशिक अवकलज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और सेम होंगे तो 1 आएगी, जैसे डेल x बार 1 दिस विल बी 1। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 यदि p इज इक्वल टू q, और 0 यदि p इज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, तो ये जो आया है ये क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा के अनुसार सही है। क्रोनेकर डेल्टा डेल बार पी क्यू, ये इसी तरह परिभाषित होगा कि 1 यदि p इज इक्वल टू क्यू और 0 यदि p नॉट इक्वल टू क्यू। यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमने जो ये लिया था रूपांतरण नियम वो सही है, वो ओके है। इसका मतलब जो हमने माना था कि डेल क्रोनेकर डेल्टा आई जे जो है द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, वो हमने सही सिद्ध भी कर दिया। तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्योंकि डेल आई जे एक द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदिश की तरह रूपांतरित होता है, इसलिए वह एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, और रैंक ऑफ टेंसर ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो थोड़े ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है कि प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश और एक मिश्रित प्रदिश, इनको परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो यानी जो आपको परिभाषा बताई गई थी वो आपको लिखनी है प्रथम कोटि के प्रतिचर प्रदिश की, है ना, प्रथम कोटि के सहचर प्रदिश की और एक मिश्रित प्रदिश की, और उनका एक एक आपको उदाहरण दे देना है ना। तो उससे आपका वो क्वेश्चन हो जाता है, और ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रैंक ऑफ ए टेंसर और किस तरह से ये प्रूव किया जा सकता है कि क्रोनेकर डेल्टा एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। हैव ए नाइस डे।